बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। मेरे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं अहम केसेस पर एहतिशाम कियानी साहब मौजूद हैं। हम बात करेंगे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी डिग्री तनाज़ा केस की, जिसकी अहम और गैर मामूली एक समात आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है। चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान उनका बेंच था। उस बेंच ने ये समात की है। गैर मामूली समात इसलिए कह रहा हूं मैं कि एक जज हाई कोर्ट का दूसरे जज के कंडक्ट के हवाले से या उस पर लगने वाले इल्जामात के हवाले से केस देखने जा रहा है। ऐसी मिसालें बहुत ही रेयर मिलती हैं, बल्कि हमेशा से ये बात होती है कि जज के कंडक्ट या मिसकंडक्ट का जो मामला है, मिसकंडक्ट का मामला आर्टिकल 209 में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने देखना है। लेकिन आज बड़ी तवील समात हुई। हम स्टेप बाय स्टेप उस पर बात करेंगे कि समातों के दौरान हुआ क्या, तासुर कैसे मिल रहा था, कैसे लग रहा था कि ये तो नोटिस होना ही होना है। और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि आज का जो ऑर्डर है, अब इसके असरात क्या होंगे, क्योंकि आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को उनके ब्रदर जजेस यानी कि चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान, उन्होंने नोटिस जारी किया है और 3 दिन में उनको अपना जवाब जमा कराने का हुक्म दिया गया है। 3 दिन बहुत मुख्तसर टाइम। इससे लगता है कि ऐसे लगता है कि निज़ाम इंसाफ को कोई जल्दी है। फिर राजा अलीम अब्बासी के साथ चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर का सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर क्या तकरार हुई, क्या मुकालमा हुआ, किस चीज को राजा अलीम अब्बासी जो है उनको बताना चाह रहे थे कि कराची यूनिवर्सिटी का जो डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन ये है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री को कराची यूनिवर्सिटी ने कैंसिल कर रखा है। तो उन्होंने बारहा ये कहा कि वो जो डिक्लेरेशन और प्रोसीडिंग्स हैं उन तमाम को जो सिंध हाई कोर्ट है उसने मुअत्तल कर रखा है। लेकिन चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर इस चीज पे उनका इसरार था कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने कार्रवाई से सिर्फ जो है वो रोक रखा है। तो हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं आज की प्रोसीडिंग के हवाले से। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन यानी कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने, ऐसे लगता है कि उन्होंने बिल्कुल बाइकआउट तो हम नहीं कहेंगे, बिल्कुल अलग लग रहे हैं। वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से इस केस में नहीं आए। लेकिन इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है और इस्लामाबाद बार काउंसिल के 2 मेंबरान राजा अलीम अब्बासी और जफर खोखर, वो आज जो है वो पेश हुए और उन्होंने मुखालफत की कि ये केस यहाँ पे काबिल समात नहीं है। आर्टिकल 209 जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में किसी भी जज के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई होती है उसने देखना होता है। बैरिस्टर जफरुल्लाह खान जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनकी जानिब से बतौर अदालती मुआवन दलाइल दिए गए। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अयाज शौकत ने दलाइल दिए। तो आज की प्रोसीडिंग का हवाल जो है वो पूछते हैं एहतिशाम कियानी साहब से। जी कियानी साहब, आज की जो प्रोसीडिंग्स थी, एक तो ओवरऑल आप उस पर बताएं, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। साकिब बशीर साहब बहुत शुक्रिया। आगाज हम यहाँ से ना करें कि क्या आपको नहीं पता था कि ये ऑर्डर होना है? मुझे तो पता था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जबान सा ध्यान था, बड़ा वाज़ेह तौर पर, बल्कि मेरे ख्याल में पिछली जो समात थी उस समात से कबल भी उस पे था। हाई कोर्ट के कोर्ट रूम के अंदर आते जाते लोगों से हमने सुना कि इस केस में ये केस काबिल समात करार दिया जाएगा और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को नोटिस होगा। लेकिन पिछली समात पे जो नोटिस ना हुआ तो लोगों ने बहुत जो है वो उन्होंने कहा कि मतलब केस नोटिस नहीं हुआ, लेकिन आज नोटिस हो गया। आज नोटिस हो गया तो ये तो सबको मालूम हो चुका था। किस हेस्ट में इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है उसकी भी एक वजह मौजूद है कि इनिशियल ऑर्डर जब जुडिशियल वर्क से रोका तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर गई। इतना एम्पल टाइम मिल गया जज साहब को कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, वहां जाके अपने लिए इंसाफ मांगे। और जब इंसाफ मांगा तो ऐसा ब्लैंकेट ऑर्डर था कि जिसको जस्टिफाई पिटिशनर भी नहीं कर सका। जो दरखास्त गुजार है वो कह रहा है कि नहीं जी, इस ऑर्डर का दिफा नहीं किया जा सकता क्योंकि हम तो ये मांग ही नहीं रहे थे। मतलब वो पिटिशनर उस समात में मौजूद ही नहीं था जिस समात में चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी जुडिशियल वर्क से रोक देते हैं जज साहब को। तो आप ये समझें कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं असल में हेस्ट में वो हैं। दूसरे जज साहब जो बैठे हुए हैं अभी तक उन्होंने कोई एक लफ्ज भी नहीं बोला,
कोई आपने सुना हो कोई एक लफ्ज? मैंने तो नहीं सुना। इन तमाम समातों में जस्टिस आजम खान खामोश बैठे हैं, बल्कि अच्छा जी। अच्छा सागर भाई, जस्टिस आजम खान बिल्कुल खामोश बैठे हुए तमाम समातों में। पहला ऑर्डर जब हुआ, क्या उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला? एक लफ्ज भी नहीं बोला, एक लफ्ज नहीं जिस बोला। ऑर्डर में जुडिशियल वर्क और से मैं एक रोका। और, अब हमारे जो देखने वाले हैं उनके नॉलेज के लिए, उनका जो पता चल जाए उनको, कि जस्टिस आजम खान जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल जज हैं, यानी कि अभी कंफर्म नहीं हुए। 1 साल की मुद्दत होती है, 1 साल में उनकी कारकर्दगी जांच कर जुडिशियल कमीशन उनको कंफर्म करने या उनको दोबारा वापस भेजने का फैसला करता है, जिसमें 1 माह बाकी है। ठीक 1 माह के बाद जो आजम खान साहब हैं उनकी असेसमेंट होनी है, कहाँ पे? सुप्रीम जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। और उस असेसमेंट में जो चीफ जस्टिस होता है मुतलका हाई कोर्ट का, उसका भी नोट होता है, रिकमेंडेशन होती है, या उसका जो है वो उसके हवाले से मतलब वो लिख के भेजती है, असेसमेंट होती है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें, जस्टिस आजम खान साहब ने एक लफ्ज नहीं बोला, एक लफ्ज भी नहीं बोला। और जब उनका ऑर्डर सेट असाइड हो गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से जिसमें वो दूसरे मेंबर के तौर पे बैठे हुए थे, एक लफ्ज नहीं बोला, केस को अंडरस्टैंड नहीं किया, और अपने ब्रदर जज को, जो कि उनसे सीनियर है, 5 साल सीनियर है, उसको साइन करके उसे कहा जुडिशियल वर्क पे ये काम ही नहीं कर सकता, जुडिशियल वर्क नहीं कर सकता। तो उसके बाद बेंच तब्दील हुआ था, जस्टिस खादम सोमरो आए, उन्होंने कहा जी कि मैं नहीं सुनूंगा, वो परमानेंट जज हैं इस केस में। मतलब बेंच भी तब्दील, अगर वो वापस भी जाते हैं तो सिंध हाई कोर्ट जाएंगे। बेंच तब्दील होने की एक वजह ये थी कि ये एतराज आया था कि आपने एडिशनल जज को साथ बिठाया हुआ है, तो फिर बेंच तब्दील किया गया। कंफर्म जज यानी कि जस्टिस खादम हुसैन सुमरो जो ट्रांसफर किया, बात नहीं बनी, बात उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं बैठूंगा, तो अब जो है वो एडिशनल जज को साथ बिठाया हुआ है, बन गई फिर से। और चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, उनको आज राजा अली मवासी साहब जो मेंबर है इस्लामाबाद बार काउंसिल ने, उन्होंने याद दिलाया। उन्होंने कहा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जिनका केस आप सुन रहे हैं, वो आपके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील में आईनी बेंच के सामने वो थे, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ट्रांसफर जजेस के हवाले से केस दायर किया हुआ था। उन्होंने कहा कि बेहतर, उन्होंने कहा कि पहले तो ये केस काबिल समाअत ही नहीं है आर्टिकल 199 में, यानी कि हाई कोर्ट के सामने ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का मामला है, बुनियादी एतराज़ात। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप ये केस जो है वो आगे चलाना ही चाहते हैं तो ये केस किसी और बेंच को भेजे, आप जो है वो नहीं ना बैठे इसमें तो बेहतर है। वो उन्होंने कहा ना, नो वन कैन बी अ जज ऑफ हिज ओन कॉज। आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। लेकिन मजे की बात ये है यानी साहब के जस्टिस सरफराज डोगर साहब को जब ये बात कही गई तो उन्होंने ऐसे ही पोर्ट्रे किया जैसे कोई बात हुई नहीं है। हालांकि एक सिविल जज के सामने, एक मजिस्ट्रेट के सामने खड़े होकर मैं ये इतराज करूं, फॉर एग्जांपल मेरे खिलाफ ये केस है ना, मेरी तरफ से कोई वकील इतराज करे कि जनाबे मन आप जो केस जिसके खिलाफ सुन रहे हैं वो आपके खिलाफ किसी और फोरम पे कानूनी जंग लड़ रहा है, तो इसलिए आप ये केस ना सुने, तो वो मजिस्ट्रेट भी वो केस भेज देता है किसी और को, वो सिविल जज भी किसी और को केस भेज देता है। लेकिन चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने ऐसा नहीं कर दी। ये बताएं कि किसी और के पास कहां भेजें, वो किसी और के पास भेज के वो क्या कराएं? अब ये है कि ये हो जाएगा। जस्टिस खादम हुसैन सुमरो इनकार कर चुके। अब जस्टिस आसिफ साहब भी एडिशनल जज हैं। आसिफ साहब एडिशनल जज हैं। जस्टिस उसके अलावा इनाम अमीन मिराज साहब एडिशनल जज हैं। तो नहीं, मसला ये है थैंक यू, जगह हो ना हो, लेकिन मसला ये है कि आपने फेयरनेस के वो तकाजे पूरे करने। अच्छा साकिब भाई, आप एतराजात पे आते हैं, बड़े बड़े बुनियादी एतराजात थे। पहला एतराज इस्लामाबाद बार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट बार जो है उसके वकील ने उठाया। उन्होंने कहा जी कि जो हाई कोर्ट का जज लगना है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो 10 साल की वकालत होनी है, तो वकालत है इनकी। अगर आप कहते हैं कि उससे पहले जब वकालत का लाइसेंस मिला उस वक्त अगर उसमें कोई सुकम रहा उस प्रोसीजर में, तो वो हाई कोर्ट नहीं देखेगी, उसके लिए अप्रोप्रिएट फोरम बार काउंसिल मौजूद है। जब अल्टरनेट रेमेडी कोई ना हो तो फिर 199 आर्टिकल के तहत आ सकते हैं। तो यहाँ पे बार काउंसिल मौजूद है जो इस मैटर को देख सकती है। तो ये आपका केस नहीं है। अगर इस तरह से जजेस अपनी जुरिस्डिक्शन इन्वोक करेंगे कि ये मेरी जुरिस्डिक्शन में आता है, ये मेरी जुरिस्डिक्शन में आता है, तो ये सारा दरम बरम हो जाएगा। आज ये एक जज अगर दूसरे जज के खिलाफ इस तरह कार्रवाइयां करने बैठ गए तो अदलियात की आजादी तो कही, लेकिन निज़ामे इंसाफ दरम बरम हो जाएगा। फिर अलीम अब्बासी साहब ने इसको फर्दर वो एलेबोरेट किया कि आज ये जज साहब हैं, कल किसी और के खिलाफ भी ये होगा, फिर ये
सिलसिला रुकने वाला नहीं है। एक चीज जो दरखास्त गुजार है मियां दाऊद, उनकी जानिब से ये कहा गया था, और उन्होंने एक आर्गूमेंट के तौर पर इसको लिया, अपने सपोर्टिंग मटेरियल के तौर पर, कि ये तो हाई कोर्ट के जो है वो वकील रहे हैं, तो जज बनने के लिए जो आपके पास लाइसेंस जो है वो होना जरूरी है। तो उसको फिर इन्होंने बार काउंसिल वालों ने कहा कि उनके पास लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तीन उनके पास लाइसेंस है। अब उनके पास जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के पास, अब उन्होंने कहा कि अगर कोई उनका डिग्री का मामला है तो पहली स्टेज बार काउंसिल्स हैं, इस्लामाबाद बार काउंसिल है लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के मामला देखने के लिए, और पाकिस्तान बार काउंसिल है सुप्रीम कोर्ट के जो मामला देखने के लिए। तो पहले इस दरखास्त गुजार को उधर भेजा जाए कि वो बार काउंसिल से रुजू करें, उसके बाद आगे बढ़ेगा, आगे जो है वो मामला बढ़ेगा। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के वकील ने एक और बात भी की, उन्होंने कहा कि इसमें जो मामला है कि जो एक फ्रीक कह रहा है कि मतलब कराची यूनिवर्सिटी कह रही है कि, उन्होंने बल्कि याद भी दिलाया कि इस केस में जज साहब को आज तक जो हेयरिंग की जो अपॉर्चुनिटी है ना वो नहीं दी गई, उनको हक के समाअत ही नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि ये मतलब इस तरह हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि इसमें जो बुनियादी जब इख्तलाफ आ जाता है, एक फ्रीक कहे कि ये डिग्री का मसला है, दूसरा कहे कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो तहकीकात उस हवाले से करा सकती है या कर सकती है, लेकिन आप नहीं कर सकते। ये फिर सिविल कोर्ट का मैटर रह जाता है कि दो बंदों के दरमियान ऐसा इख्तलाफ आ जाए जिसको असेस करना हो। असेस से मुराद ये है कि अगर फर्ज करें कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी एक डिफेंस लेते हैं और उस डिफेंस में वो कोई अपने गवाह लाना चाहते हैं, वो गवाह आएंगे, उन पे जरा होगी, उनके बयानात होंगे, और वो मामला उन्होंने कहा कि आप कोवरंटो में नहीं देख सकते, आप हाई कोर्ट में नहीं देख सकते। और अच्छे दलाइल दिए इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के जो वकील हैं उन्होंने, अहमद हसन उन्होंने, और इस्लामाबाद बार काउंसिल के जो नुमाइंदगान हैं उन्होंने भी। अब आते हैं बैरिस्टर जफरुल्लाह खान, जो इस केस में अदालती मुआवन भी हैं और वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं। और मैं एक और हवाला भी दे दूं, वो मेरे ख्याल में शाहिद खाकान अब्बासी साहब के वकील थे जब उनके खिलाफ नैब के केसेस थे, और उसी वक्त एहसन इकबाल साहब जो नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस था उसमें जहांगीरी साहब एहसन इकबाल साहब के जो वकील रहे हैं, तारिक महमूद जहांगीरी एहसन इकबाल साहब के वकील रहे हैं, तो ये वकील इकट्ठे चल रहे थे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी मुस्लिम लीग नून के पिछले दौर में एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी रहे, और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने एहसन इकबाल साहब के केसेस में पेश होकर उनको रिलीफ भी लेकर दिए। भाई मैं एक एडिशन अगर कर दूं जी, वो मुझे याद आया कि नादरा के एक डीजी डायरेक्टर जनरल, जब उनकी डिग्री का यहाँ पे केस आया था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में, तो उन्होंने कहा था कि मेरी डिग्री जो थी उसकी वेरिफिकेशन एचईसी ने की, उसकी बुनियाद पे चल रहा था, अब दोबारा वेरिफिकेशन के लिए गया तो कहते रिकॉर्ड ही नहीं है हमारे पास। अच्छा, उन्होंने वेरीफाई ही नहीं की। अच्छा। तो मोहसिन कियानी साहब ने कहा था कि हमारे एक जज की डिग्री का भी यही मामला चल रहा है, आपने भी कोई बात नहीं मानी होगी। हाँ, ये चीजें बताना साथ बड़ा जरूरी है कि ये क्यों हो रहा है ये सारा कुछ। इस पे फर्दर भी हम बताएंगे, आप बल्कि बड़ा डीपली इन चीजों को समझ रहे हैं और देखा है सारा। नहीं वो तो जफरुल्लाह साहब से शुरू कर लेते हैं। तो बहुत बड़ी है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उन्होंने ट्रिब्यूनल के 3 इस्लामाबाद के टाइमिंग्स और डेट्स के साथ हम बताते हैं। पहले जफरुल्लाह साहब का आप कर लें, उसके बाद इस पे आते हैं। बैरिस्टर जफरुल्लाह खान साहब जो हैं वो अदालती मुआविन बने, और उनपे ये एतराज ये मतीउल्लाह जान साहब खड़े, इन्होंने भी उस दिन सवालात किए कि आप मुस्लिम लीग नून से हैं तो आप किस तरह मुआविन बन सकते हैं इस केस में। तो वो भी क्यों नहीं समझ रहे, पता नहीं कि उनका मुआविन बनना नहीं बनता। मुआविन अदालती वो हो सकता है जो न्यूट्रल पर्सन हो। थोड़ा सा पीछे जाए ना, उन्होंने बतौर अदालती मुआविन जब रोस्ट्रम पे आए तो उन्होंने अपने दलाइल का आगाज इस तरह किया कि मैं अपनी जाती राय नहीं दूंगा, मैं आइन और कानून की बात, बड़ी कहानी बना के उन्होंने आखिर में फैसलों के हवाले दूंगा। वो मेरे ख्याल में वो वर्ल्ड वाइड घूमे, वही उसके बाद फिर उन्हीं फैसलों पे आए जो मियां दाऊद दरखास्त गुजार ने दुनिया भर के कुछ मुल्कों के उन्होंने हवाले दिए, उनमें कोई प्रेसिडेंट्स कुछ चीजें उन्होंने पढ़ी, काफी देर की इकसाम बता रहे थे, ये रिट हो सकती है, ये नहीं हो सकती, ये हो सकती है। फिर जब उनका जो इख्तिताम की तरफ था तो जो दरखास्त गुजार है फिर वो मियां दाऊद ही लगे। उनका ये मौकफ था कि अगर जज उसने जिस दिन हलफ लिया है वो जब से कंटिन्यू कर रहा है बतौर जज, उस दौरान अगर कोई मिसकंडक्ट हो तो वो तो आर्टिकल 209 में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने देखना है। लेकिन उन्होंने साथ ही ये बात की, जो मियां दाऊद उनकी ये आर्गुमेंट था
लेकिन उसका अगर कोई पर्सनल मामला हो, यानी कि ये डिग्री वाला मामला, तो फिर जो है आर्टिकल 209 में को वारंटो जारी कर सकती है रिट जो है वो हाई कोर्ट। यही बात कि बैरिस्टर जफरुल्लाह खान साहब ने घुमा फिरा के उसको किसी और लिबादे में ला के आखिर में उन्होंने कैटेगोरिकली इसकी हमायत की, यानी कि मुस्लिम लीग नून जो है खुल खुला के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, क्योंकि जस्टिस तारिक जहांगीरी जो है ट्रिब्यूनल के केस में वो हमें ये इतला मिली थी कि उनको कहीं से मैसेज आया। अब जाहिर सी बात है दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के 3 लोग थे, आई डोंट नो कि मुस्लिम लीग नून ने किया होगा, लेकिन उनको मैसेज आया कि जनाब थोड़ा सा हाथ हौला रखें जी, वो तो उन्होंने हाथ हौला नहीं रखा और उसके बाद जस्टिस तारिक जहांगीरी को ये हालात जो है वो देखने पड़ रहे हैं। और भी 6 जजेस के खात्मे भी, उनके घर में कैमरे भी लगे, उनकी जो फैमिली बच्चों के साथ उनके जो हो रहा है, उनके इम्तिहानात में उनको मैसेजेस दिए जा रहे हैं उनको फेल करके, तो ये चीजें जो है ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। अच्छा साकिब भाई, इसमें ना वो जो बड़ा दिलचस्प है जी कि 28 मार्च 2024 को 6 जजेस ने खत लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि अदलिया में बड़ी सवेर वो इंटरवेंशंस हो रही हैं, खुफिया एजेंसियां कर रही हैं, और खुफिया एजेंसियां जो बात नहीं मान रहे हम जजेस, उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई कर रही हैं, वो घरों में कैमरे और बाकी जजेस के साथ जो कुछ हुआ वो तमाम तर चीजें रिकॉर्ड पे लाई गई। और फिर 2 मई को इन्होंने ऑर्डर किया था कि फॉर्म 45 लेके आओ सारे, 2 मई 2024 जी, उस पे नहीं और उसके बाद 18 दिन मेरा ख्याल है दिए थे, 20 थी या 21 थी जी, उस हेयरिंग में उन्होंने कहा कि आप लोग नहीं लेके आए, आप भी अनल्फी भी लेकर आओ जी, कुरान पाक पर हल्फ होगा, जो नहीं देगा फिर वो जो फोरेंसिक वाली बात उन्होंने की कि बाहर से फोरेंसिक भी होगी। अब फिर उसके बाद ये लिंक्ड है साकिब भाई कि फिर एक शहरी निकलता है जी, जिसका नाम है इरफान मजर जी। इरफान मजर 29 मई को 21-22 को वो ये ऑर्डर कर रहे हैं और 29 मई को वो कराची यूनिवर्सिटी चला जाता है कि मुझे तारिक जहांगीरी का रिकॉर्ड दे, मुझे कोई मसला नजर आ रहा है, जो 1990 का रिकॉर्ड है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज ऐड करता हूँ। इरफान मजर जो है वो एग्जैक्टली, क्योंकि जो एक डॉक्यूमेंट मैंने पढ़ा, इरफान मजर ने एग्जैक्टली 24 मई को जो एक दरखास्त आप उसको कहें या आप ये कहें कि मालूमात तक रसाई के लिए उन्होंने एक कराची यूनिवर्सिटी को लिखी, और ये बात जो है वो जो डॉक्टर थे, डॉक्टर रियाज, जो सिंडिकेट में जा रहे थे तो उनको लापता हो गए थे, तो फिर अजीब सी सिचुएशन बन गई थी, तो उनकी जानिब से भी एक डॉक्यूमेंट दिया गया था, जिस डॉक्यूमेंट में ये था कि 24 मई को ये जो क्या अजहर बताया आपने, इरफान मजर एक चिट्ठी लिखते हैं कराची यूनिवर्सिटी के नाम, चिट्ठी लिखते हैं कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि फलान नाम का बंदा जो है उसमें ये मामला है डिग्री का, ठीक है, और मामला 1990 का है। हाँ जी, 1990 का है। उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट है ये 24 को चलता है और 27 को उसकी रिसीविंग है कराची यूनिवर्सिटी की, 27 को रिसीविंग है। इस पे 29 का ये कह रहे हैं, हाँ ये रिस्पांस है, रिस्पांस ऑफ द कराची यूनिवर्सिटी। मैं अगली बात बता रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग, कराची यूनिवर्सिटी की रिसीविंग है कि 27 को मिला है और 28 मई को छुट्टी थी, 29 मई को जो कंट्रोलर एग्जामिनेशन है, इम्तिहानात हैं कराची यूनिवर्सिटी के, वो उसका रिप्लाई लिखते हैं और उसका आखिरी वर्ड ये है कि ये डिग्री इनवैलिड है। आप अंदाजा लगा लें, 24 मई को लेटर जाता है, 27 को रिसीविंग होती है, 28 को छुट्टी है। 50 साल 40 साल पुराना रिकॉर्ड है, लेकिन 29 को हैरानकुन तौर पर विद इन अ डे भी मैं नहीं कह सकता क्योंकि छुट्टी थी, और कंट्रोलर साहब लिखते हैं कि डिग्री इनवैलिड है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि कितनी इसमें शफाफियत और फेयरनेस। शॉर्ट अब वो डेट्स के साथ बताने का मकसद यही था कि तारिक जहांगीरी ऐसे ही बुरा नहीं हो गया। जी मतलब जो 1990 में अगर आप कहते हैं जाली तौर पर एग्जाम दिया, फिर आपने सारे ओहदे भी दे दिए जो कि वफाक के ओहदे हैं, डिप्टी अटॉर्नी, फिर उसके बाद एडवोकेट जनरल रहे, नैब में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल रहे, तब तक कुछ नहीं था, हाई कोर्ट के जज बन गए, ठीक था, सारा कुछ ठीक चलता रहा। लेकिन ये चीजें जब हुई तो उसके बाद तारिक जहांगीरी बुरे हो गए। आखिरी जो बात हमने करनी है वो ये है कि सिंध हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो कराची में बैरिस्टर सलाहुद्दीन जो वकील हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर कराची सिंध हाई कोर्ट में कराची यूनिवर्सिटी के इस कैंसिलेशन ऑर्डर को चैलेंज किया था। अच्छा, जब चैलेंज किया तो उन्होंने उस पर स्टे ग्रांट कर दिया। तो आज के साथ उसका लिंक क्या है, आप ये सोच रहे होंगे, लिंक बड़ा अजीबो गरीब है
कि राजा अलीम अब्बासी साहब रोस्टरम पे आते हैं और वो उनके हाथ में एक पेपर था, जो पेपर यकीनी तौर पर क्योंकि वो देख के पढ़ रहे थे तो वो पेपर यही था जो हम आपके सामने अभी जो है पढ़ने लगे हैं। ये कराची सिंध हाई कोर्ट का 3 अक्टूबर 2025 का ऑर्डर है, जिसमें 2025 अच्छा 25 का 2025 का। सॉरी इसके आखिर में जो लिखा गया है कि जो डिक्लेरेशन है और जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको सस्पेंड किया जा रहा है, जो आज तक सस्पेंड है। तो डिक्लेरेशन जो है वो है जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री को कैंसिल किया गया। अब राजा अलीम अब्बासी जो है वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने भी ज़ेन बना लिया था कि आप करना है, कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। सर ये देख लें, यहाँ पे डिक्लेरेशन सस्पेंड है, यानी कि डिग्री ऑन फील्ड है, उनका जो ऑर्डर है वो सस्पेंड है, तो इस प्रोसीडिंग भी नहीं कर सकते और डिक्लेरेशन भी सस्पेंड है। तो वो बार बार उनको कन्विंस करने, लेकिन चीफ जस्टिस सरफराज डोगर कह रहे थे कि नहीं, वो सिर्फ प्रोसीडिंग से रोका गया है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी के उस जो सिंडिकेट के फैसले को ही सस्पेंड किया है। साकिब भाई मेरा ख्याल है इनिशियली जो ऑर्डर हुआ था वो फर्दर प्रोसीड करने से रोका था, जो बाद में खत्म हो गया था। मे भी वो हो, लेकिन ये वाला ऑर्डर जो है बड़ा क्लियर है, डिक्लेरेशन सस्पेंड है और चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब मान नहीं रहे थे। तो बहरहाल ये सारा मुद्दा है। जस्टिस जहांगीरी जो है वो यकीनी तौर पर अगर निज़ाम के साथ एग्री हो जाते, उनको हो सकता है पिछले अरसे में उनको लाहौर हाई कोर्ट में भी ट्रांसफर करने की ऑफर हुई। साथ पिंडी बेंच आप जाएं, पिंडी बेंच में बैठें, गुजारें और मामलात आगे बढ़ाएं, और उसी के साथ उनको फिर ये ऑफर भी हुई कि अगर निज़ाम के साथ आप चल जाएं तो ये हमारे जराये बताते हैं कि चीफ जस्टिस भी बढ़ सकते हैं, चीफ जस्टिस भी बढ़ सकते हैं आप। तो कहने का मकसद ये है कि वो निज़ाम के साथ नहीं चले, सिस्टम के साथ नहीं चले, एग्री नहीं किया बहुत सारे मामलात पे, आइन कानून को फोकियत दी, और आइन कानून को फोकियत देना ही ऐसे लगता है उनका जुर्म बन गया है। तो अब 3 दिनों के बाद समाअत होनी है, 3 दिनों के बाद देखते हैं कि मामला किस तरफ जाता है। आपको मजीद भी हम अपडेट करेंगे। श्याम कियानी साहब का बहुत शुक्रिया, आप हमें इस वीडियो पे फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।